मेरे बच्चों नमस्कार। मेरा नाम नीतीश कुमार और आप देख रहे हैं आईटीएस क्लासेस। मेरे बच्चों आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का केमिस्ट्री का एक बेहतरीन सा चैप्टर जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। उसका पार्ट नंबर 1 हम कवर करने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले आपको थर्मोडायनेमिक्स के बारे में इस वर्ड से पता होना चाहिए। थर्म का मतलब क्या होता है? हीट। थर्म का मतलब यहाँ पर क्या होता है? हीट। और डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? मोशन। जो हीट मोशन में है, अगर हम उसकी स्टडी करते हैं, वो क्या होता है? थर्मोडायनेमिक्स होता है। ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है? हम हीट की मोशन की स्टडी करेंगे। किसके अंदर करते हैं? थर्मोडायनेमिक्स के अंदर करते हैं। तो सबसे पहले हमारा थर्मोडायनेमिक्स का एक लॉ आता है। सबसे पहले वो क्या होता है? लॉ ऑफ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। इंपॉर्टेंट लॉ है। सबसे पहले स्टार्टिंग में एनसीईआरटी के थर्मोडायनेमिक्स लॉ के बारे में ही बताया हुआ है। तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या? पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद एनर्जी चेंज deals with energy change of macroscopic macroscopic system involving large number of molecule। देखो सबसे पहले जो थर्मोडायनेमिक्स का लॉ है वो किस पे बेस है या किस पे डील करता है? देखो, इट डील्स विद, ये किस पे डील करता है? इट डील्स विद एनर्जी चेंज। मतलब कि ऐसा सिस्टम हो जिसके अंदर एनर्जी का चेंज हो। ठीक है। फाइनल स्टेट में और इनिशियल स्टेट में हमें एनर्जी का डिफरेंस मिलना चाहिए। और एनर्जी हमें पता है, हीट भी एक तरीके की क्या होती है? एनर्जी होती है। तो हीट का चेंज हो या एनर्जी का चेंज हो, ठीक है, किसके अंदर? वो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। देखो दो तरीके के सिस्टम होते हैं। एक होता है माइक्रोस्कोपिक। ठीक है। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल या माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में क्या आ जाते हैं? एटम्स, मोलिक्यूल। ठीक है। जिसको हम देख नहीं सकते, या फिर हम कह सकते हैं आयंस या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। ठीक है। ये चीजें आ जाती है माइक्रोस्कोपिक में। और जो हम बोल रहे हैं मैक्रोस्कोपिक, इसका मतलब होता है जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है। जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? मैक्रोस्कोपिक सिस्टम बोलते हैं। अब उसके अंदर एनर्जी का चेंज आए, ठीक है, उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? लॉ थर्मोडायनेमिक्स। और ये जो लॉ है क्या बताता है कि एनर्जी का चेंज होता है मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के अंदर। और मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के अंदर लार्ज नंबर ऑफ क्या होते हैं? मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। एटम भी बोल लो, मॉलिक्यूल भी बोल लो। ठीक है। तो लार्ज नंबर ऑफ क्या होते हैं इसके अंदर? मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के अंदर। तो ये था हमारे पास लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके एक दो पॉइंट और है, वो और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये क्या कहता है कि ये जो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना, वो डिपेंड्स करता है, डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम। ये सिस्टम की जो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम हमने लिया था, इसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट। इनिशियल होती है शुरुआती स्टेज, ठीक है, और फाइनल होती है अंतिम स्टेज। तो शुरुआती और अंतिम स्टेज पे ये डिपेंड करता है, ठीक है, ना कि वो किस पे डिपेंड करता है? उसके बीच के पाथ पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो ये एक पोजीशन है, ये इनिशियल है, ठीक है, और ये कौन सी है? फाइनल स्टेट है। इसके बीच में एक पाथ भी होगा जो इनिशियल से फाइनल की तरफ जाएगा। तो ये कहता है जो ये लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना, वो ओनली इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करता है। इस बीच के जो प्रोसेस है, पाथ है, इस पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है। तो मेनली किस पे डिपेंड कर रहा है? इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रहा है। उसके बाद एक पॉइंट और है इसका लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। ये कहता है कि ओनली व्हेन अप्लाई ओनली व्हेन इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम सिस्टम। अब ये क्या चीज है इक्विलिब्रियम सिस्टम? ये आपका एक अगला चैप्टर भी आएगा, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का होता है मतलब एक समान सिचुएशन। मतलब कि जैसे इक्विलिब्रियम का ये मान सकते हो कि जहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर का कोई भी चेंज ना हो टाइम के साथ। ठीक है। इक्विलिब्रियम सिस्टम का क्या मतलब मान सकते हो? जहाँ पर टेम्परेचर का और प्रेशर का
टेम्परेचर का और प्रेशर का नो चेंज नहीं होना चाहिए। विद टाइम, टाइम के साथ टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहे, कांस्टेंट का मतलब एक सा रहे, उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। उसी सिस्टम को हम क्या बोल देंगे, इक्विलिब्रियम सिस्टम बोल देंगे। तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहाँ पर अप्लाई होता है, इक्विलिब्रियम सिस्टम में ही अप्लाई होता है, जहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर क्या रहे, सेम रहे, चेंज ना हो, ठीक है। और ये क्या होता है, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के अंदर होता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। इसके आगे जो इक्विलिब्रियम का जो चीज है ना, वो अगले चैप्टर में देखेंगे कि भी क्या कुछ इसमें होता है, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक अगला टॉपिक। इसमें कहता है, एक टॉपिक आता है तुम्हारा एनसीईआरटी में, जो कि क्या है, थर्मोडायनेमिक थर्मोडायनेमिक टर्म्स। कुछ थर्मोडायनेमिक टर्म्स है जिसको चैप्टर पढ़ने से पहले हमें पता होनी चाहिए, उससे ही हमारा चैप्टर पूरा लिंक होता है, ठीक है। सबसे पहले हमारा एक टर्म होता है सिस्टम। ये सिस्टम क्या चीज है, ठीक है। सिस्टम क्या चीज है ये देख लेते हैं, इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। ये कहता है सिस्टम क्या है, ए पार्ट ऑफ यूनिवर्स, एक पार्ट है यूनिवर्स का, इन विच ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन आर मेड। यानी कि ये सिस्टम है क्या चीज, भाई देखो, मान लो एक ये पूरा क्या है, यूनिवर्स है, ठीक है। ब्रह्मांड मान लो, जो भी मान लो, ये यूनिवर्स है, ठीक है। ये क्या है, यूनिवर्स है, ठीक है। अब मान लो मैं क्या करता हूँ, थर्मोडायनेमिक की स्टडी कर रहा हूँ, किसी चीज पे करूँगा, और जिस पे मैं कर रहा हूँ थर्मोडायनेमिक स्टडी, मान लो ये मेरे पास एक क्या है, सिस्टम है। इस पे मैं स्टडी कर रहा हूँ कि भी क्या इसकी थर्मोडायनेमिक की, क्या इसमें हीट का चेंज हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है इस, ये क्या हमारे पास सिस्टम है। इसी पे मैं क्या कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ थर्मोडायनेमिक्स की। तो ये हमारे पास क्या है, सिस्टम है। तो ये जो सिस्टम हुआ ना, वो किसका पार्ट है, यूनिवर्स का पार्ट है पूरे का, है ना, पूरे यूनिवर्स का पार्ट है। और जो अदर देन बच गया ना सिस्टम के, जो सराउंडिंग में बच गया, वो क्या होता है, सराउंडिंग, ठीक है। जो अदर देन सिस्टम बच गया यूनिवर्स में से, अगर सिस्टम को हटा दिया जाए, तो वो क्या बचता है, सराउंडिंग बचता है, ठीक है। तो कंप्लीट है यूनिवर्स, उसके अंदर जिसके अंदर हम थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो क्या है, सिस्टम। और यूनिवर्स में से सिस्टम को घटा देंगे, जो कुछ एनवायरनमेंट में बच गया, वो क्या है, सराउंडिंग, ठीक है। तो ये है डेफिनेशन। तो ये क्या होगी सिस्टम की डेफिनेशन, पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच ए ऑब्जर्वेशन आर मेड, जिसके ऊपर हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक की, उसको क्या बोलते हैं, सिस्टम। ऐसे ही एक अगली डेफिनेशन आ जाएगी सराउंडिंग की। सराउंडिंग की कैसी डेफिनेशन होगी, रिमेनिंग remaining part of universe remaining part of universe other than system other than system, उसको क्या बोलते हैं, सराउंडिंग। यानी कि सिस्टम के अलावा जो यूनिवर्स का पार्ट बचा, उसको क्या बोलते हैं, सराउंडिंग। अगर मैं लिखना चाहूँ इसकी एक इक्वेशन की फॉर्म में अगर समझाना चाहूँ, तो होता क्या है, जो यूनिवर्स है वो सिस्टम प्लस सराउंडिंग से मिलकर बना है, सिस्टम और सराउंडिंग से मिलकर बना है, तो ये कह सकते हो, ठीक है। ये इसका एक तरीके से ओवरऑल इक्वेशन होगी, है ना। उसके बाद एक डेफिनेशन और आती है, जिसका नाम क्या है, बाउंड्री। क्या होता है, बाउंड्री। अब ये बाउंड्री क्या चीज है, वॉल सेपरेटेड दिस सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग, यानी कि सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करने वाली वॉल, ठीक है। या फिर मैं यहाँ समझाना चाहूँ, ये क्या है, बाउंड्री है, देखो ये दिखा देता हूँ, देखो ये मान लो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एक सिस्टम के चारों ओर क्या लगा दी, बाउंड्री लगा दी, ठीक है। इसी को क्या बोलूँ, बाउंड्री बोलूँगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, सिस्टम को और सराउंडिंग को सेपरेट कर रहा है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, क्या कहता है, वॉल सेपरेटेड वॉल सेपरेट्स द सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग। जो वॉल सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करे, अलग करे, ठीक है, क्या करे, अलग करे, उसको क्या बोलते हैं, बाउंड्री, ठीक है।
उसके बाद अब कहोगे कि भाई इसके सिस्टम तो बता दिया, इसके क्या टाइप भी होते हैं? हाँ, मैं कहूँगा कि हाँ, सिस्टम के क्या होते हैं, टाइप होते हैं। तो अगली हेडिंग क्या डालेंगे? टाइप ऑफ सिस्टम। सिस्टम के टाइप। सिस्टम के कितने टाइप होंगे? सिस्टम के टाइप पहले लिखते हैं, ओपन सिस्टम। सबसे पहला टाइप कौन सा आता है? ओपन सिस्टम। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ओपन सिस्टम क्या होता है? जिसके अंदर एनर्जी और मैटर का क्या हो जाए, एक्सचेंज हो जाए, यानी कि दोनों का। एक तो एनर्जी, भाई एग्जांपल समझ सकते हो कि एक पतीला लिया मैंने और उसको गैस पे रख दिया, ठीक है, और इसमें क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, हीट कर रहा हूँ, तो क्या होगा, इसके वेपर बनेंगे। और जो वेपर बन रहे हैं वो क्या जाएंगे, ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा तो होगा भाई, एनर्जी होगी जो, क्या कहते हैं, जो पानी हीट हो रही है ना, ये गर्म हो रहा है, ऊपर का ठंडा है। अब ये पानी हीट हो रहा है, इसकी एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। किसमें? पानी की एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है? वेपर में। अब वेपर में कन्वर्ट होने के बाद ये क्या हो रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो एनर्जी का ट्रांसफर हुआ। और इसी के साथ यहाँ पर पानी था, पानी से वेपर बना, तो वो क्या होगा, एक तरीके से मैटर जो हमारे पास अमाउंट है वो भी कम होती जाएगी। जैसे जैसे मैं पानी को गर्म करता जाऊंगा, पानी यहाँ से कम होता जाएगा और वो वेपर में कन्वर्ट होके एटमोसफियर में मिक्स हो जाएगा। तो इस सिस्टम को मैं क्या बोलता हूँ, ओपन सिस्टम, जिसमें एनर्जी का भी चेंज हो, ठीक है, और मैटर जो कि अमाउंट है हमारे पास उसका भी चेंज हो, उसको क्या बोलता हूँ मैं, ओपन सिस्टम, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, बड़ी आसान सी डेफिनेशन होती है। क्या होता है इसमें? इन विच ओपन सिस्टम, इन विच exchange of energy and matter, exchange of energy and matter between system system and surrounding। भाई हमारे पास दो ही चीज थी, सिस्टम था और सराउंडिंग था। अब कहता है एनर्जी का क्या हो और मैटर का एक्सचेंज हो जाए, भाई वो सिस्टम से कहाँ की ओर चला जाए, सराउंडिंग की तरफ चला जाए। तो उसी को मैं क्या बोलता हूँ, ओपन सिस्टम बोलता हूँ, ठीक है, जिसमें दोनों मैटर का और से जो एनर्जी का है, वो सिस्टम और सराउंडिंग क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं आपस में। उसी को मैं क्या बोलता हूँ, ओपन सिस्टम। दूसरी डेफिनेशन अगर बात करें, इसी का अपोजिट हो जाएगा क्लोज सिस्टम। अगर सोचो कि मैं इसमें क्या करूँ, इसी में चेंज कर लेते हैं, चलो अलग ही बना लेते हैं इसका। देखो मान लो मेरे पास ऐसा ही कोई बीकर है और मैंने नीचे क्या लगाया हो, बर्नर, इसके अंदर क्या है, पानी है, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, क्या कर दिया, इस पे प्लेट ढक दी, ठीक है, या फिर कुछ और चीज ढक दिया इसको, जिससे ये जो वेपर है वो सराउंडिंग की तरफ ना जाए, ठीक है। ये तो मेरे जिसपे मैं काम कर रहा हूँ वो क्या है हमारे पास, ये तो क्या है, सिस्टम, और बाहर क्या है, सराउंडिंग, ठीक है। अब वाटर के वेपर कन्वर्ट होंगे, ऊपर जाएंगे, और प्लेट से टकराकर कंडेंसेशन होके वो दोबारा से लिक्विड फॉर्म में नीचे आ जाएंगे, ऐसा ही होगा। और सराउंडिंग में यहाँ पर मैटर नहीं जा रहा है ना, हीट जा सकता है। जैसे मान लो कि मैंने पानी गर्म करके छोड़ दिया, ठीक है, पहले वो पानी क्या था, भाई 1 बजे वो पानी क्या था, गर्म था, ठीक है। जैसे मैंने कुछ समय बाद देखा टाइम के साथ, मान लो मैंने 6 बजे देखा, 6 बजे देखा तो वो पानी जितना गर्म था ना, उससे ठंडा हो गया। क्या हो गया, ठंडा हो गया, 6 बजे पानी ठंडा हो गया, पहले क्या था, गर्म था। हाँ जी, देखो यहाँ पर क्या है कि 1 बजे तो पानी क्या था, गर्म था, और 6 बजे यहाँ पर क्या हो गया, पानी ठंडा हो गया। इसका मतलब बेशक से सिस्टम क्या था, क्लोज था, प्लेट से ढका हुआ था, पर फिर भी ये गर्म से क्या हो गया, ठंडा हो गया। यानी कि इसमें हीट का ट्रांसफर या एनर्जी का एक्सचेंज तो हुआ है, ठीक है, एनर्जी का एक्सचेंज तो हुआ है, क्योंकि अपने आप क्या हो गया, वो गर्म से ठंडा हो गया 1 बजे से 6 बजे तक। परंतु इसमें अमाउंट देखोगे ना, मान लो 1 लीटर लिया है, तो वो 1 ही लीटर मिलेगा भाई। बेशक से वो उसको गर्म कर लो या उसको एज इट इज रख लो, तो वो गर्म ही मिलेगा, मतलब कि 1 लीटर ही मिलेगा वो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई 1 लीटर से वो क्या हो जाए, 0.5 लीटर, मतलब कि आधा हो जाए या फिर उसमें से कुछ अमाउंट कम हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो इसमें मैटर का एक्सचेंज तो नहीं होता, ठीक है, परंतु एनर्जी का एक्सचेंज इसमें होता है, ठीक है। तो इसके बारे में देखेंगे, क्लोज सिस्टम की डेफिनेशन क्या होगी, इन विच, ऐसे लिखेंगे कि द क्लोज सिस्टम इज ए सिस्टम इन विच
नो एक्सचेंज ऑफ मैटर, नो एक्सचेंज ऑफ मैटर बट बट एक्सचेंज बट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल पॉसिबल बिटवीन पॉसिबल बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, तो यही बात आपको याद रखनी है कि सिस्टम और सराउंडिंग में अगर एनर्जी एनर्जी का एक्सचेंज हो जाए ना और मैटर का एक्सचेंज ना हो तो उसको क्या बोलते हैं, क्लोज सिस्टम। और जी एक ओपन सिस्टम के अंदर एनर्जी का भी और मैटर का दोनों का एक्सचेंज होगा, उसको क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम। उसके बाद एक और टर्म आती है जिसका नाम क्या है, जिसका टर्म है आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो यही टाइप होती है, तीन ही टाइप के सिस्टम होते हैं, एक तो ओपन सिस्टम और एक क्लोज सिस्टम और एक तीसरा क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम। इसमें क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम है कैसी क्या होती है, वॉल होती है इसमें। वैसे तो ऐसा आइसोलेटेड सिस्टम बनाना पॉसिबल है नहीं, ठीक है, परंतु फिर भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, थर्मस फ्लास्क का कुछ हद तक आइसोलेटेड रखता है। ठीक है, और इंसुलेटेड वेसल बोल सकते हैं, ये थर्मस है मान लो। ठीक है, इसमें पानी रखा तो इसमें अमाउंट का तो चेंज होगा नहीं, जैसे क्लोज सिस्टम में मैटर का तो चेंज होगा नहीं, परंतु इसमें काफी समय तक एनर्जी का भी एक्सचेंज नहीं होता, एनर्जी का भी एक्सचेंज नहीं होता, परंतु कुछ अमाउंट तक इस ये गर्म रख सकता है, परंतु फिर बाद में भी क्या कर देता है, ये ठंडा कर देता है। तो इसको लिखेंगे नो, वैसे तो मैंने बता दिया कि भी पॉसिबिलिटी है नहीं आइसोलेटेड सिस्टम की। ठीक है, नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और मैटर, कोई एनर्जी हो या मैटर हो उसका चेंज ना हो। ठीक है, बिटवीन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो सिस्टम और सराउंडिंग में एनर्जी का और मैटर का किसी का भी चेंज ना हो तो उसको क्या बोलते हैं हम, आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल बताया, क्या हो सकता है, एक थर्मस फ्लास्क, और दूसरा एग्जांपल इंसुलेटेड इंसुलेटेड वेसल। ठीक है, ये दो एग्जांपल आप याद रख सकते हो, वैसे मैंने बता दिया जो एक्चुअलिटी क्या है इसमें। ठीक है, उसके बाद आता है स्टेट ऑफ द सिस्टम, अगला आता है क्या, स्टेट ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की क्या क्या स्टेट होती है। ठीक है, सबसे पहले सबसे पहले आता है हमारे पास स्टेट स्टेट फंक्शन आता है। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है, स्टेट फंक्शन, दूसरा आता है पाथ फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेट फंक्शन के बारे में देखते हैं। मेजरेबल मेजरेबल और मैक्रोस्कोपिक, यानी कि बल्क प्रॉपर्टी। ये कहता है कि जो स्टेट फंक्शन है वो किसके अंदर मेजर की जाती है, मेजरेबल होती है, और मैक्रोस्कोपिक, जो मैक्रो बड़ी मॉलिक्यूल होते हैं, बल्क होते हैं, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, वो क्या होते हैं यहाँ पर, उसकी प्रॉपर्टी स्टेट फंक्शन के अंदर मेजर की जाती है। जैसे अगर स्टेट फंक्शन का एग्जांपल मैं बताऊं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, और अमाउंट अमाउंट यानी कि इसकी बात कर रहा हूँ मोल्स की, अमाउंट मतलब अमाउंट मैटर को हम क्या करते हैं, मोल्स में क्या करते हैं, उसकी अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं, तो वो भी क्या स्टेट फंक्शन है। ठीक है, और क्या है, कंसन कंसंट्रेशन को कंसंट्रेशन को। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है, क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है। ठीक है, इसको ये भी कह सकते हैं कि जो फंक्शन स्टेट पर, हाँ जी, तो हम कहा थे कि स्टेट फंक्शन को एक और कह सकते हैं जो स्टेट पे डिपेंड करे, स्टेट पे डिपेंड करे, जैसे इनिशियल और फाइनल स्टेट पे क्या करे, डिपेंड करे, उसको हम क्या बोल सकते हैं, स्टेट फंक्शन बोल सकते हैं। ठीक है,
तो हमारे पास प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, अमाउंट, जो अमाउंट क्या होते हैं मोल्स, ठीक है, और कंसंट्रेशन, ये क्या होते हैं स्टेट फंक्शन होते हैं। उसके बाद स्टेट वेरिएबल, अगली डेफिनेशन किसकी आती है, स्टेट वेरिएबल, ठीक है, या फिर इसी को मैं एक और नाम बोल सकता हूँ, स्टेट वेरिएबल है, इसकी देख लेते हैं ये कौन कौन से होते हैं। देखो ये कहता है जो वैल्यू वैल्यू डिपेंड ओनली ओनली ऑन स्टेट ऑफ सिस्टम स्टेट ऑफ सिस्टम एंड नोट हाउ इट इज रीच्ड। मतलब कि ये जो स्टेट वेरिएबल है, इसको मैं एक दूसरा नाम भी दे सकता हूँ, क्या है, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन बोल देते हैं। स्टेट वेरिएबल बोलो या स्टेट फंक्शन बोलो, जो ऊपर वाली डेफिनेशन बताई ना कि भी वो क्या करता है, स्टेट पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, तो ये वही चीज है, ठीक है। तो वैल्यू डिपेंड ओनली ऑन स्टेट ऑफ सिस्टम, नोट हाउ इट रीच्ड, यानी कि मान लो एक ही सिस्टम है, ठीक है, वो इस इसकी ये कौन सी स्टेज है, इनिशियल स्टेज है, वो प्रोसेस होने के बाद किस स्टेज पे पहुंच गया, फाइनल स्टेज पे पहुंच गया। तो वो इस पे डिपेंड करेगा, जो हमारे पास स्टेट फंक्शन होगा ना, कि भाई उसकी इनिशियल स्टेट कितनी है और फाइनल स्टेट कैसी है, तो इस पे डिपेंड करेगा। और जो इसने जो पाथ फॉलो किया है इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पे डिपेंड नहीं करता। तो स्टेट फंक्शन किस पे डिपेंड करते हैं, इनिशियल और फाइनल पोजिशन पे। परंतु एक अनोदर फंक्शन और होता है जिसका नाम क्या होता है, पाथ फंक्शन। क्या होता है पाथ फंक्शन, ये जो पाथ फंक्शन है वो क्या करता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता, वो किस पे करता है, पाथ पे डिपेंड करेगा। तो मैं लिख सकता हूँ डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड, मतलब कि जो उसने पाथ फॉलोड किया ना उस पे डिपेंड करे, उसको क्या बोलते हैं, पाथ फंक्शन बोलते हैं। यानी कि ये इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड नहीं करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड करेगा, भाई कौन सा पाथ ले रहा, मान लो ये कि ये दो फंक्शन है, एक इनिशियल और एक फाइनल। एक पाथ तो मैं क्या कर रहा हूँ, सीधा जा रहा है, ठीक है, पाथ नंबर 1 है। दूसरा पाथ क्या कर रहा है, वो ऊपर से होकर घूम के जा रहा है, ठीक है, ये इसका दूसरा पाथ है। और तीसरा क्या है, ये पूरा गोल घूम के ऐसे घूम के इस तरीके से जा रहा है फाइनल पोजीशन पे, ये इसका तीसरा पाथ है। तो तीनों पाथ अलग अलग है ना। परंतु स्टेट फंक्शन तो क्या करेगा, स्टेट फंक्शन स्टेट वेरिएबल तो इसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा कि वो कौन से भी पाथ से जाए, चाहे एक से जाए, दो से जाए, तीन से जाए। परंतु अगर पाथ फंक्शन है तो वो किस पे डिपेंड करता है, इनके पाथ पे, कि भाई वो एक से जा रहा है, दो से जा रहा है या तीन से जा रहा है। हम एक और टॉपिक कर लेते हैं, एक और डेफिनेशन कर लेते हैं, उसके बाद हम अपना लेक्चर यहाँ पर क्या करते हैं, स्टॉप करते हो। एक आता है हमारे पास इंटरनल एनर्जी, एनर्जी जो कि क्या है, इंटरनल है, ठीक है, इंटरनल एनर्जी बोलो, ठीक है, एज ए एज ए स्टेट फंक्शन। याद रखना जो इंटरनल एनर्जी क्या होती है, स्टेट फंक्शन है, यानी कि ये किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। यानी कि इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल यू से, इंटरनल एनर्जी को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल यू से। इंटरनल एनर्जी का मतलब देखो कि मान लो कोई एक सिस्टम है, क्या है, एक सिस्टम है, ठीक है, इस सिस्टम के अंदर एनर्जी कितनी है, इस सिस्टम के अंदर एनर्जी कितनी है, उसी को मैं क्या बोलता हूँ, इंटरनल एनर्जी बोलता हूँ। अब ये जो इंटरनल एनर्जी है वो चेंज हो सकती है, यू मे कैन, या फिर यू मे कैन चेंज व्हेन, यानी कि इंटरनल एनर्जी को चेंज किया जा सकता है। कब कब किया जा सकता है, अब देखो मान लो इसकी कोई एनर्जी है, मान लेता हूँ मैं इसको 5 एनर्जी मान लेता हूँ, ठीक है, एग्जांपल के लिए इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कितनी है, 5 है, ठीक है। जैसे कैसे कैसे चेंज कर सकता हूँ, जब मैं इसको हीट करूंगा, पास हीट पास इनटू और आउट ऑफ सिस्टम। अब इसका मतलब समझो कि हीट को मैंने पास किया, या तो मैं इसके अंदर डाल दूं, या हीट को मैं इससे बाहर निकाल दूं, तो वो क्या होता है हमारे पास, हीट इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा। जैसे मैं बात करूं कि मैंने इसमें हीट एंटर कर दी, डाल दी, ठीक है, मैंने क्या करी, हीट को इसके अंदर डाल दिया, तो हो सकता है ये 5 से किस पे हो जाए, 6 पे हो जाए, ठीक है।
5 से इसकी एनर्जी क्या हो जाए, बढ़ जाए, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाए। या फिर क्या हो सकता है, मैं इसमें से हीट को बाहर निकाल लूँ। क्या करूँ, मैं इसमें से हीट को बाहर निकाल लूँ, तो क्या हो जाए, मान लो इसकी 5 से एनर्जी की घट के किस पे हो जाए, 4 पे हो जाए, ठीक है। तो इसमें देखो इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है, ठीक है। जब मैं हीट को डालता हूँ या निकालता हूँ तो इंटरनल एनर्जी या तो बढ़ रही है या फिर घट रही है, ठीक है। इसी तरीके से वो किस पे डिपेंड करती है इंटरनल एनर्जी, वर्क इज डन ऑन और बाय द सिस्टम। अब वर्क के हिसाब से समझेंगे, देखो अगर इसमें वर्क, मान लो सिस्टम ने वर्क किसी और पे किया, यानी इसको मैं बोलता हूँ वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी कि सिस्टम के द्वारा काम हुआ, ठीक है। वर्क डन बाय द सिस्टम, तो मान लो उसकी एनर्जी क्या होगी, घट गई, ठीक है। इंटरनल एनर्जी क्या होगी, घट गई, क्योंकि काम करेगा कुछ ना कुछ एनर्जी तो लगेगी सिस्टम की, तो उसमें क्या होगा, एनर्जी घटेगी। और इसी तरीके से अगर वर्क सिस्टम पे किया जाए, अगर मैं सिस्टम पे काम कर रहा हूँ, वर्क ऑन डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। ऑन द और बाय द का ध्यान रखना, ऑन द सिस्टम हो तो इसमें क्या हो रहा है, एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। अगर मैं सिस्टम के एनर्जी कर रहा हूँ, ठीक है, सिस्टम पे काम कर रहा हूँ तो एनर्जी बढ़ रही है, और सिस्टम काम कर रहा है, बाय द सिस्टम काम हो रहा है तो वो एनर्जी घट रही है। इसके बाद एक लास्ट बचता है, वो क्या कहता है कि मैटर एंटर मैटर एंटर और लीव्स द सिस्टम। अगर कोई सिस्टम अगर कोई सिस्टम मैटर को मैटर के अंदर डाल रहा है या क्या कर रहा है, उसको बाहर निकाल रहा है, तो भी क्या होगी, उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा। तो इसमें क्या था, अगर देखो मैटर है ना मेरे पास, मैं ग्रीन कलर से डिनोट कर रहा हूँ, अगर मैं इसमें मैटर को एंटर कर रहा हूँ, ये क्या हमारे पास मैटर है, ठीक है। ये क्या था, वर्क, ये भी क्या था, वर्क, और ये थे हीट, ठीक है। अब मैटर की बात करें, अगर मैं मैटर को अंदर डाल रहा हूँ सिस्टम के, तो क्या हो रहा है, इंटरनल एनर्जी मान लो बढ़ रही है, 5 से क्या होगी, 6। अगर मैं इसमें से मैटर को निकाल रहा हूँ, मैं इसमें से मैटर को निकाल रहा हूँ, तो इसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, घट गई, तो ये 5 से क्या होगी, 4 होगी। तो ये पॉइंट याद रखना, आगे फिर से डिस्कस होंगे ये, कि अगर मैं हीट को डालता हूँ या निकालता हूँ तब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। अगर मैं सिस्टम से काम करवाता हूँ या सिस्टम पे काम करता हूँ तब उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। अगर मैं किसी सिस्टम के अंदर अपना एक्स्ट्रा अमाउंट मैटर की डालता हूँ, मान लो इसमें 5 लीटर कुछ था इसमें लिक्विड, अगर मैं 5 से 6 लीटर कर दूं इसमें, ठीक है, या फिर घटाने के बाद क्या मैं 4 लीटर कर दूं, तब उसकी इंटरनल एनर्जी पे चेंज होता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास आज का जो टर्म्स हमने डिस्कस किया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और आने वाले लेक्चर में आगे का पार्ट हम कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।